हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं नीड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। आखिर कोलाइडल सॉल्यूशन को जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद हमको उसको प्यूरिफाई क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने इससे पहले आपको एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे बनाते हैं, लायोफिलिक को कैसे बनाते हैं और लायोफोबिक को कैसे बनाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आपका कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करना क्यों कंपलसरी है, क्यों करना चाहिए, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी स्टेबिलिटी पे, उस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा पुराना कंसेप्ट है उसको याद करना पड़ेगा। हो सके तो उसके बारे में थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज कहीं और चीज़ों से बुक पढ़ी वहाँ से आपको मिलेगा, बट मैं थोड़ा बहुत जो यहाँ रिलेटेड है उस टॉपिक को डिस्कस कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। होता यह है कि जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जो मॉलिक्यूलों के बीच फोर्स एक्ट करते हैं, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नेचर ऑफ पार्टिकल, वो मटेरियल क्या है, किस चीज़ से बना है, पोलर है, नॉन पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला है, तो नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल पे, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल पे। ये दूसरा वाला टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैंने क्या बोला, अगर आप देखते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल में मतलब मॉलिक्यूलों के बीच में अगर आप फोर्सेस को देख रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल ये हैं, एक मॉलिक्यूल ए एक मॉलिक्यूल बी, इनके बीच में फोर्स किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो आपको याद रखना होगा ये दो चीज पर डिपेंड करेगा। पहला कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये पोलर है, नॉन पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला है, आयनिक वाला है। आयनिक मींस एक प्लस और एक माइनस, तो आपको पता है प्लस और माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होता है। आपको ये समझना है कि जो मॉलिक्यूलर लेवल में अट्रैक्शंस हैं, फोर्सेस हैं, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ पार्टिकल, वो किससे बना है, और नंबर टू सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कितना बड़ा है। ठीक है, अगर आप इस चीज को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको 11th का एक टॉपिक है सरफेस स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पढ़े होंगे नेचर ऑफ फोर्स, और उसमें आपने 6 टाइप के इंट्रैक्शंस पढ़े होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, लंदन फोर्सेस, डाइपोल आयन और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इस तरीके से टोटल 6 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इस तरीके से टोटल 6 टाइप के फोर्सेस हैं। आपके अलग अलग बुक वाले अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं, बट आपको ये याद होना चाहिए कि मॉलिक्यूलों के बीच में जो फोर्स लगता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ पार्टिकल एज वेल एज आपका सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहीं से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है कि जो मॉलिक्यूलों के बीच में फोर्स है वो हमारा सरफेस एरिया पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है याद करिए, कोशिश करते हैं ध्यान से देखिए। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मान लेते हैं जो ये सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन जो है वो आपका ट्रू सॉल्यूशन है। और ट्रू सॉल्यूशन के बारे में एटलीस्ट सबको इतना आइडिया है कि ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है। तो अगर ट्रू सॉल्यूशन देखेंगे आपके ये पार्टिकल हैं तो ये पार्टिकल साइज में बहुत छोटे होंगे। अगर ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज में बहुत छोटे हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी बहुत कम होगा, बिकॉज मैं पहले बता चुका हूं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जो फोर्स हैं वो डिपेंड करते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा सरफेस एरिया होगा। साइज एरिया एक ही जैसे हैं, जितना ज़्यादा साइज में बड़ा होगा उतना ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना? समझ में आ गया होगा मैं क्या बोला, कि अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल बहुत छोटा होता है, तो उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा। सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी मिनिमम होगा। तो ऐसे केस में आप जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये मान सकते हैं कि उनका कोई खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, वो बहुत ही कम है। समझ में आ गया? तो ट्रू सॉल्यूशन में अगर आपने एक बार घोल दिया तो मॉलिक्यूलों के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये एटिटीज बने रहेंगे। कोई फोर्स मतलब मिनिमम फोर्स होगा, ये मॉलिक्यूल जो जहां है वहीं रहेगा, कोई एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने वाले नहीं है, आपस में मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाने वाले नहीं है, क्लस्टर्स का फॉर्मेशन नहीं करने वाले। क्लस्टर एक वर्ड है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, सो क्लस्टर बोलते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में क्लस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है। समझ में आ गया मैं क्या बोला? तो ट्रू सॉल्यूशन का पहला एक समझ में आ गया होगा कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मिनिमम होते हैं। जो आयंस हैं,
अगर आप आयंस भी मानते हैं तो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं तो फोर्स कम लगते हैं। ये ट्रू सॉल्यूशन का एक क्लासिफिकेशन, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए। अब इसी ट्रू सॉल्यूशन को मैं चेंज कर देता हूं कोलॉइडल सॉल्यूशन में। अगर ये ट्रू सॉल्यूशन की जगह कोलॉइडल सॉल्यूशन है, आपको ये तो पता है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है उसका साइज ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है। तो होगा क्या कि जब आपने कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया तो ये पार्टिकल साइज में थोड़े से बड़े होंगे, और जैसे ही पार्टिकल बड़ा हो जाएगा तो इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलों के बीच में फोर्स भी एक्ट करने लगेगा, लगने लग जाएगा। सिंपल सा लॉजिक समझ में आया कि ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है उसमें फोर्स बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोलाइडल पार्टिकल लेके आते हैं तो उसका साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से उनके बीच में फोर्स भी बढ़ गया, और फोर्स बढ़ गया तो उससे क्या होगा कि आसपास के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एक बड़ा सा क्लस्टर बनाएंगे, क्लस्टर मतलब कंबाइन हो जाएंगे, बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा, बड़ा मॉलिक्यूल ग्रेविटी की वजह से नीचे को आ जाएगा और नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अगर उसकी डेंसिटी कम है तो ऊपर फ्लोट करेगा, हैवी है तो वो नीचे आ जाएगा, बट क्लस्टर बन जाएगा। समझ में आया ना, क्लस्टर का मतलब कंबाइन हो जाएगा, बड़ा सा बन जाएगा, मैटर का मास बन जाएगा बड़ा सा। अगर वो भारी है, हैवी है, डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे डूब जाएगा। समझ में आया। अगर वो लाइट है तो सरफेस पर फ्लोट करेगा। ये सिंपल सा एग्जांपल है। वुड का एक पीस है, वो हल्का होता है तो ऊपर तैरता है, अगर वो भारी हो तो वो सिंक कर जाएगा, नीचे चले जाएगा। यही सॉल्यूशन में भी होगा, ये सारे पार्टिकल मिलेंगे, एक बड़ा पार्टिकल बनेगा। अगर बड़ा पार्टिकल हल्का है तो ये सरफेस की ओर आ जाएगा, और अगर बड़ा पार्टिकल आपका हैवी है तो ये नीचे बैठ जाएगा। इस चीज को आप बोलते हैं इसका प्रेसिपिटेट होना, सेटल डाउन होना। कोलाइडल के केस में इसको कोगुलेशन बोलते हैं। सेटल डाउन, सेपरेट होना, अलग होना, कोगुलेशन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल इजीली सेटल डाउन नहीं होते हैं, कोलाइडल में हो सकते हैं। सस्पेंशन अगर ले आओगे तो सस्पेंशन तो और बड़ा पार्टिकल होता है, तो उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं, सरफेस एरिया की वजह से फोर्सेस का इफेक्ट तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो सब सेट में वो तो इजीली जो आपका ये इजीली सेपरेट हो जाएंगे, आपका जो ये सस्पेंशन है, ठीक हो गया। सस्पेंशन इजीली सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज साइज में पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं। अब आ जाते हैं ट्रू सॉल्यूशन, सॉरी किसके, और कोलाइडल सॉल्यूशन की। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है बोला कि कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकलों के बीच में फोर्स लगते हैं, एक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज है जो इनको बहुत जरूरी है समझना, बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा क्या है। अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, ये कोलाइडल पार्टिकल है, मैं मीडियम ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, इनके बीच में मीडियम भी होगा, पानी वानी जिसमें भी आपने डिसॉल्व किया है ये मीडियम होगा। मैं सिर्फ पार्टिकलों को दिखा रहा हूं। ये पार्टिकल साइज में बड़े हैं तो इनके बीच में किसी भी दो पार्टिकल को ले लेता हूं, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। इस आमने सामने वाला किसी के भी, हाँ ये भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये भी करेंगे, सारे पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो लगता ही लगता है, फोर्स लगेगा ही लगेगा बिकॉज साइज में बड़े हैं, ठीक है। तो अगर इनमें अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में मिलेंगे, क्लस्टर्स बनाएंगे। क्लस्टर अगर हैवी होगा तो श्रिंक कर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, लाइट है तो ऊपर फ्लोट करेगा, बट ये प्रेसिपिटेट हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको जूम करके बड़ा जूम करके दिखाता हूँ वो कैसा हो, मतलब जूम करके मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। ये बड़ा पार्टिकल कर दिया, ये बड़ा पार्टिकल कर दिया, इनके बीच में अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन क्यों है आपको पता है, मॉलिक्यूल का साइज है, सरफेस एरिया है, और जिनका सरफेस एरिया होता है उनके बीच में आपस में फोर्सेस एक्ट करते हैं। सरफेस एरिया से क्यों फोर्सेस एक्ट करते हैं, अगर आपको ये पढ़ना है तो आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना होगा, वहाँ पोलराइजेशन वर्ड है। आप देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है, पुल करता है, जिससे वो पोलराइज हो जाते हैं। उस पोलराइजेशन का डायरेक्ट इफेक्ट है सरफेस एरिया से। तो काफ़ी डिटेल में हो जाएगा, इससे बेटर आप स्टेट्स ऑफ मैटर को दोबारा से अगर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरफेस एरिया कैसे रिलेटेड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। तो अभी मैं सिंपल सा बता रहा हूं कि दो मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूलों के बीच में इनका सरफेस एरिया है तो आपस में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ये आपस में मिल जाएंगे तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। अब वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में चार्ज होता है। एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया कि इस कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जिस मैटर का ये पार्टिकल है उसी मैटर का ये भी है। अगर भैया आपका ये FeOH का मान लो प्रेसिपिटेशन पीपीटी पढ़ाया था ना, पेप्टाइजेशन, तो FeOH का टेकन थ्राइस का पीपीटी है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां भी FeOH का टेकन थ्राइस होगा, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होगा।
अब ये दोनों एक दूसरे को तो अट्रैक्ट करना चाहेंगे बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, लेकिन सिमिलर चार्ज की वजह से ये एक दूसरे को रिपल्सन भी करेंगे। अगर ये एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, ना तो अट्रैक्शन फोर्सेस एक्ट करेंगे ना रिपल्सन फोर्सेस एक्ट करेंगे, सॉल्यूशन स्टेबल रहेगा बिकॉज अट्रैक्शन को रिपल्सन बैलेंस कर देगा, कोई खास दिक्कत नहीं है, मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन नहीं होंगे, क्लस्टर का फॉर्मेशन नहीं होगा, सॉल्यूशन स्टेबल रहेगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी का रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि भैया पार्टिकल बड़ा है तो उनके बीच में फोर्स तो जरूर लगता है, फोर्स लगने की वजह से उनको आपस में मर्ज होना चाहिए, क्लस्टर्स का फॉर्मेशन करना चाहिए, बट ये नहीं होता है बिकॉज उनके ऊपर चार्ज होता है। चार्ज उनको आपस में रिपल्सन की वजह से मिलने से मर्ज होने से रोकता है, इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज का होना कंपलसरी है। अब ये चार्ज कहां से आया वो देख लेते हैं। ये FeOH के टेकन थ्राइस में चार्ज कहां से आया, अगर आपको ये देखना है तो आप इसके प्रोसेस को देखिएगा, याद होगा पेप्टाइजेशन। अब ये पेप्टाइजेशन में क्या हुआ था, आपके पास PPT था FeOH का टेकन थ्राइस और आपने इसको मिलाया था FeCl3 के साथ, तो इसने FeCl3 से एडजॉर्प्शन किया था Fe+T का, तो Fe+T के एडजॉर्प्शन की वजह से इसके सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, यही पॉजिटिव चार्ज इनको आपस में रिपल्सन किया। समझ में आ गया मैं क्या बोला। तो अगर कोई बोले पॉजिटिव चार्ज कहां से आया तो बोलूंगा एडजॉर्प्शन ऑफ Fe+3 आयन। हाँ, अगर मैंने इसमें HCl डाला होता, यही FeOH के टेकन थ्राइस में अगर मैंने HCl डालता तो Cl नेगेटिव को एडजॉर्ब करता, अगर इसी में ये FeCl3 न डाल के मैं HCl डालता तो Cl को एडजॉर्ब करता, तो उसके इसमें नेगेटिव चार्ज आता, जिस चीज को एडजॉर्ब करेगा उस चीज का चार्ज आएगा। समझ में आ गया मैं क्या बोला। अगर ये FeCl3 से Fe को एडजॉर्ब करता तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl को एडजॉर्ब करता तो नेगेटिव चार्ज आता, तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज आया। कोई दिक्कत है, पक्का इतना समझ में आ गया ना सबको कि इसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज आने का कारण है FeCl3 से Fe+3 आयन को इसने एडजॉर्ब किया, चिपक गया उसके ऊपर, तो पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जो पूरा का पूरा कोलॉइडल पार्टिकल था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, FeCl3 में Fe तो एडजॉर्ब हो गया लेकिन Cl तो बचेगा क्योंकि दो पार्टिकल हैं, इसमें एक Fe+T था और साथ में क्या था, Cl नेगेटिव था। Fe+T तो सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो गया लेकिन क्या बचेगा, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव का कोई एडजॉर्प्शन नहीं हुआ है, वो पार्टिकल के साथ चिपका नहीं है, वो सॉल्यूशन में फ्री है, तो Cl नेगेटिव इस सॉल्यूशन में कहीं भी हो सकता है, घूम रहा होगा, कहीं भी हो सकता है क्योंकि वो पार्टिकल एडजॉर्ब नहीं है, ये सॉल्यूशन है। समझ में आया। ये Fe+T तो एडजॉर्ब हो गया लेकिन Cl नेगेटिव कहीं भी हो सकता है, कहीं भी। ठीक है, ध्यान से समझ में आ गया मैं क्या बोला कि FeCl3 डाला, Fe तो चिपक गया, बचा सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव। क्या बचा, Cl नेगेटिव। अगर FeCl3 आपने एक लिमिटेड अमाउंट में डाला, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप देखोगे तो कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है, आपको लगेगा पॉजिटिव और नेगेटिव ने तो एक दूसरे को क्या करना चाहिए, फिर अट्रैक्ट करना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करने चाहिए, अट्रैक्ट करने चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप FeCl3 को लिमिटेड अमाउंट में डालोगे, थोड़ा सा डालोगे, कम डालोगे, तो उससे क्या होगा कि उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। समझ में आया नहीं आया मैं क्या बोला। अगर आप ये Cl को बहुत कम रखोगे ना तो ये अमाउंट ऑफ Cl बहुत कम होगा, तो अमाउंट ऑफ Cl कम होने से इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। सही है। तो अगर आप FeCl3 को कम डालते हो तो आयंस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन अगर मैं Cl का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो आप देख सकते हो अब आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, और जब ये नज़दीक आ जाएंगे तो एक दूसरे से मिलना शुरू होंगे, कंबाइन होना शुरू होंगे। अब उससे चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। Fe+T Cl जब लो कंसंट्रेशन है तो बहुत दूर है, दूर होने से क्या हुआ, एक दूसरे को इंटरेक्ट खींच नहीं सकते, लेकिन जैसे आपने अमाउंट बढ़ाया और Cl Fe आते रहे तो उनने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू किया। अट्रैक्ट करने से क्या होगा कि भैया ये प्लस ये माइनस मिले न्यूट्रल हो गए। क्या हो गए, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल होने से क्या होगा, जो रिपल्सिव फोर्स दो कोलाइडल पार्टिकलों के बीच में एक्ट कर रहा था वो खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई चार्ज नहीं बचा, प्लस वाले ने माइनस वाले को अट्रैक्ट किया था, वो तो न्यूट्रल हो गया।
तो अब कोई चार्ज नहीं बचा, चार्ज नहीं बचा तो वो रिपल्सन नहीं करेंगे, और रिपल्सन नहीं करेंगे तो फिर उस केस में अट्रैक्शन ही डोमिनेट हो जाएगा। तो अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाएगा तो सॉल्यूशन प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो नीड ऑफ कोगुलेशन, सॉरी नीड ऑफ प्यूरिफिकेशन यहां से स्पेसिफाई होता है कि आपको FeCl3 डालना कंपलसरी है, बिकॉज Fe+3 चार्ज देता है। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा डाल देंगे तो ये उल्टा काम भी करने लग जाएगा कि बचा हुआ जो चार्ज Cl नेगेटिव है वो अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा तो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, वो न्यूट्रलाइजेशन शुरू कर देगा, और न्यूट्रलाइजेशन की वजह से चार्ज नहीं बचेगा, और चार्ज नहीं बचेगा तो मॉलिक्यूलों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है, जो रिपल्सन एक्ट करना चाहिए सिमिलर चार्ज की वजह से, वो नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो कोलोइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा तो भैया ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बनाओगे वो फिर से सेपरेट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो बनाने के बाद आपने क्या करना चाहिए कि जो एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट है, जितनी जरूरत है उतना तो हमको चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जो है हमको उसको हटाना चाहिए। उसको हटाने की प्रोसेस को आप बोलते हो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन टॉपिक समझ में आ गया होगा कि नीड ऑफ प्यूरिफिकेशन क्यों है, प्यूरिफिकेशन करना जरूरी क्यों है। मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा नीड ऑफ प्यूरिफिकेशन क्यों है। बिकॉज अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो वो पहले चार्ज देता है, चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट काम करता है, वरना उस बड़े मॉलिक्यूल हैं अट्रैक्ट करेंगे मिल जाएंगे, उसके अगेंस्ट काम करता है, उनको रिपेल करके रखता है, ये बहुत बेनिफिशियल है, ये होना चाहिए। लेकिन जब चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो बचा हुआ चार्ज जो है एक्सेसिव चार्ज वो रिकम्बाइन होना शुरू हो जाता है, उससे ये वाला मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल, ये वाला मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल, तो इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स एक्ट कर रहा था, जो अट्रैक्शन को बैलेंस कर रहा था, वो नहीं लगेगा, सिर्फ अट्रैक्शन लगेगा, और अट्रैक्शन लगेगा तो ये मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, क्लस्टर बनाएंगे। और क्लस्टर की कहानी मैं बता ही चुका हूँ, हल्का होगा तो ऊपर फ्लोट करेगा, हैवी होगा तो नीचे सिंक कर जाएगा। ये आपका नॉर्मल सा नीड ऑफ प्यूरिफिकेशन का कंसेप्ट है। समझ में आ गया प्यूरिफिकेशन क्यों करते हैं। अब मैं इसके बाद मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन को बताता हूँ क्या है करके। पहले नीड ऑफ प्यूरिफिकेशन समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, अब डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। पहले नीड ऑफ प्यूरिफिकेशन समझ में आ गया है। इलेक्ट्रोलाइट को ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट को एक मिनिमम अमाउंट में होना चाहिए ताकि वो मॉलिक्यूल को ताकि वो सॉल्यूशन को स्टेबल बनाए रखे। अगर वो ज़्यादा हो गया तो उसको कम कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। कम है तो ज़्यादा बनाना तो बहुत आसान है, धीरे धीरे ऐड करो, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा है, एक्सेसिव है, तो उसको कम कैसे करते हैं उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। दो मेथड हैं बेसिकली, दोनों मेथड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देखते हैं, एक है मेम्ब्रेन मेथड। अब मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे अलग अलग नामों से अलग अलग मेथड्स हैं, मैं उन सबको नहीं बता रहा हूँ, मैं खाली मेम्ब्रेन मेथड कैसे एक्ट करता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेम्ब्रेन मेथड कैसे एक्ट करता है, इससे पहले आपको ये मेम्ब्रेन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेन मतलब वर्ड होता है, मेम्ब्रेन वर्ड इसके लिए होता है अगर कोई थिन लेयर है, पतली सी कोई एक लेयर है तो उसके लिए हम उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे स्किन है हमारी, पतली सी लेयर है तो उसको मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन वाली मेथड क्या है, इसमें डायलिसिस आता है, इसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस आता है, इसमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी आता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी मतलब मेम्ब्रेन मेथड के जैसा ही एक्ट करता है। ये क्या चीज़ है समझ में आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मेम्ब्रेन मेथड क्या होता है, ध्यान से देखना। मेरे पास एक मेम्ब्रेन है, मैं इसको मेम्ब्रेन को ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है। बट आपको समझना होगा जो थिन लेयर होती है उसमें मॉलिक्यूलों के बीच में आपस में थोड़ा सा स्पेस बचता है, ठीक है, वॉइड बचते हैं, खाली जगह होती है। तो ये आपके बीच में मेम्ब्रेन के बीच में वॉइड्स हैं, होल्स हैं, ये हर जगह होता है। फिल्टर पेपर में भी आपके होल्स होते हैं जिससे वाटर के मॉलिक्यूल या मीडियम का मॉलिक्यूल पार चली जाता है। आपका हर जगह होता है, मॉलिक्यूलर लेवल में सब चीज़ों के बीच में छोटे छोटे एम्प्टी स्पेस होते हैं। अगर वो आप मोटा बना दोगे, लेयर को मोटी रखोगे तो एक लेयर से दूसरी लेयर का वॉइड ढक जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर आपका पहली लेयर में पार्टिकल हैं सॉलिड स्टेट में, कुछ ऐसा मान लीजिए कि इनके बीच में थोड़ा सा कहीं कहीं पे वॉइड मिलेंगे, ये वॉइड है, ये वॉइड है, ये वॉइड है, ये वॉइड है, ये वॉइड है। लेकिन जब मैं दूसरी लेयर, एक और लेयर लगाऊंगा तो ये वॉइड ढकने शुरू हो जाएंगे, हाइड होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मेम्ब्रेन पतली बनाते हैं ताकि लेयर में थोड़ी बहुत फिर भी वॉइड छूटे रहे। सिंपल सा लॉजिक समझ लो कि एक मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन में आपके वॉइड्स होते हैं। इसको नहीं समझ में, जिसको ये समझ में नहीं आया वो कपड़े का एक पतला सा टुकड़ा लेंगे तो आपका उसमें फिर भी वॉइड होंगे। आप अगर एयर ब्लो करोगे एयर चली जाएगी। उसको फोल्ड कर दूँ, डबल फोल्ड, 3, 4, 5 ऐसे n टाइम्स फोल्ड कर दो, बहुत ज़्यादा फोल्ड कर दो तो आप देखोगे वो एक टाइम पे क्या होने लग जाएगा,
आपका कंप्लीटली एयर को ब्लॉक करने लग जाएगा, पूरा का पूरा रोकना शुरू कर देगा। तो यही चीज़ आपका मेम्ब्रेन भी करता है। मेम्ब्रेन सिंपल सा एक बहुत ही थिन लेयर होती है। थिन लेयर क्यों रखते हैं? ताकि उसके बीच में छोटे से वॉइड्स बचे रहें। वॉइड बचने से क्या होगा, आपको पता है वॉइड बचने से क्या होगा, अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। समझ में आ गया मेम्ब्रेन क्या होती है? एक बहुत छोटी सी लेयर होती है, फिल्म होती है। फिल्म वाला समझ में आ रहा है? अरे यार कागज समझ लो, नॉर्मल कागज है, बस डराने के लिए उसका नाम क्या रख दिया है, मेम्ब्रेन रख दिया है। इतना डरना नहीं है। मेम्ब्रेन में वॉइड्स होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि मेम्ब्रेन है, मेरा एक कागज है, ऐसा टुकड़ा है, मैंने इसके ऊपर कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया। मैं दिखाने के लिए यहां पर दिखा रहा हूं, मैंने यहां पर इसके कोलाइडल सॉल्यूशन फिल कर दिया। इस साइड को मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन फिल कर दिया, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब आप सबको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन में तीन चीज़ें होंगी। अब तीन चीज़ें क्या क्या होंगी, ध्यान से देखिएगा। एक होगा मीडियम, पानी वानी जिसमें गोला है। दूसरा होगा इसमें कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल। और एक चीज़ होगा एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट। बहुत सारे बुक वाले उसको इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट। ये चीज़ भी होगा जिसको हमको हटाना है, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ये आपका है, मैंने यहाँ पर ऐसा पार्टिकल बनाया, ये बड़ा पार्टिकल है। ये बड़ा पार्टिकल आपका कोलाइडल पार्टिकल है, इसका साइज बड़ा है। क्यों साइज बड़ा है पता है ना? कोलाइडल पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं, वही FeOH वाला मान लेते हैं। तो इसमें चार्ज भी है, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज उसने Fe+T को एड्जॉर्ब किया। ये पॉजिटिव चार्ज इनको आपस में मिलने से रोक रहा है। लेकिन प्रॉब्लम एक और हो गई है कि बीच में Cl भी है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ Cl नेगेटिव बहुत ज़्यादा हैं। अगर Cl नेगेटिव ज़्यादा हो गए तो भैया ये तो सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो सॉल्यूशन अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते कि सॉल्यूशन अलग हो। तो क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको ऐसा कर दिया। अगर मैं इनको इस मेम्ब्रेन से पास होने के लिए बोलूं, जो इसके बीच में वॉइड्स हैं, इनसे पास होने के बोलूं, ये वॉइड्स, ये वॉइड्स है, ठीक है। अगर इन वॉइड से मैं इनको पास होने को बोलूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन वॉइड से कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं हो सकता, बिकॉज वो साइज में बड़ा है। लेकिन जो Cl नेगेटिव है वो तो साइज में छोटा है। एटम ही तो हो भैया, Cl नेगेटिव आयन है, भले ही नेगेटिवली चार्ज आयन है, बट है तो उसका साइज मॉलिक्यूलर लेवल में एटॉमिक लेवल का है। और एटॉमिक लेवल का साइज एंगस्ट्रॉम के आसपास में, अगर आप इसका साइज देखोगे तो कुछ एंगस्ट्रॉम होगा मेरे ख्याल से। अगर आप देखोगे तो 1.41 या हो सकता है 1.8 के आसपास का एंगस्ट्रॉम का इसका साइज होगा, ठीक है, Cl नेगेटिव का। तो ये इतना छोटा होगा कि इस होल के पार पेनिट्रेट कर जाएगा। इस होल के पार कौन निकल जाएगा? अरे इस होल के पार कौन निकल जाएगा? Cl नेगेटिव इस होल के पार निकल जाएगा। तो यहां पर जो एक्सेसिव Cl था वो इस लेयर के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू निकल जाएगा। और निकलने को मतलब इंग्लिश है या मतलब साइंस की भाषा में आप बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, ठीक है। एक लेयर से किसी चीज का एक्सपेंड होना, फैलना, आप उस वर्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हो? डिफ्यूजन। तो भैया ये आपने क्या किया, एक मेम्ब्रेन लगाई, मेम्ब्रेन की एक साइड को कोलाइडल सॉल्यूशन फिल किया, तो अपने आप ही कोलाइडल सॉल्यूशन से छोटे पार्टिकल Cl नेगेटिव यहां चले गए। प्रोसेस का नाम भले ही डिफ्यूजन है, लेकिन इसको डायलिसिस बोलते हैं, इसी को अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोलते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और नॉर्मल फिल्ट्रेशन में क्या है? नॉर्मल फिल्ट्रेशन में जो वॉइड हैं वो बड़े हैं, जो ये वॉइड्स हैं बड़े हैं, तो इतने बड़े हैं कि दोनों निकल सकते हैं। कोलाइडल भी निकल सकता है, Cl भी निकल सकता है। तो हमको उसको मॉडिफाई करना चाहिए, और मॉडिफाई ऐसा करना चाहिए कि उसके जो होल हैं, पोर्स हैं, वो जो बड़े होल्स हैं उसको थोड़ा सा साइज घटा के छोटा कर दिया जाए। तो अगर किसी आप नॉर्मल फिल्टर पेपर के पोर्स के साइज को घटा देते हो तो उसको आप अल्ट्रा फिल्टर बोलते हैं। तो अल्ट्रा फिल्टर और डायलिसिस इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि भैया आप उसमें एक लेयर का यूज करते हो, एक थिन लेयर का यूज करते हो, जिससे छोटे पार्टिकल माइग्रेट कर जाते हैं, पार निकल जाते हैं। बड़े पार्टिकल पार नहीं निकल सकते। बड़े पार्टिकल कोलाइडल हैं, छोटे पार्टिकल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैं। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएगा तो इस सॉल्यूशन में आपका डिस्पर्जन मीडियम और कोलाइडल पार्टिकल बचेंगे। आप उसको स्टेबल मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट निकल गया।
समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस भी है, डायलिसिस भी है, आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी है, ये प्रोसेसेस हैं। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा इन सब का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आप एक बीच में मेम्ब्रेन लगाते हैं, मेम्ब्रेन से छोटा पार्टिकल पेनिट्रेट कर जाता है, पार निकल जाता है, बड़ा पार्टिकल नहीं निकलता। तो बड़ा पार्टिकल नहीं निकल पाता, बड़ा क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो Cl नेगेटिव है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको डायलिसिस समझा देता हूँ। डायलिसिस का देख लेते हैं एग्जांपल एक बार। ठीक है, चलिए आ जाते हैं फिर डायलिसिस कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डायलिसिस का सिंपल सा जो अभी प्रिंसिपल बताया था वही प्रिंसिपल डायलिसिस का भी है, उसी तरीके से काम करता है। बस कैसे सेटअप है वो देख लेते हैं। आपने एक कंटेनर लिया, एक बीकर लिया, और बीकर में आपने एक बैग है, और वो बैग है डायलिसिस मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन क्या बताया ना आपको, जिससे छोटा सा लेयर होता है, थिन लेयर होता है, जिसमें होल्स होते हैं, छोटा पार्टिकल जिससे पार जा सकता है, उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, डायलिसिस मेम्ब्रेन की अभी आप प्रोसेस डायलिसिस है तो उसके लिए जो मेम्ब्रेन यूज होती है उसको डायलिसिस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऐसे डरने वाली बात कुछ नहीं है, नॉर्मल सा मेम्ब्रेन ही समझ लो। ठीक है, अब क्या किया, इस बैग के अंदर आपने इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन फिल किया। ये आपका इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है, इम्प्योर है। इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इम्प्योरिटीज भी हैं, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने इस बैग में फिल किया और इसको पानी में डाल दिया। आपको पता है बैग किसका है, डायलिसिस मेम्ब्रेन। डायलिसिस मेम्ब्रेन कैसे होते हैं आपको याद होगा, बीच में होल्स होते हैं। इन होल्स के थ्रू, डायलिसिस मेम्ब्रेन के जो होल्स हैं, इन होल्स के थ्रू छोटे पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। तो जो ये बैग है, इस बैग से जो बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा, आप सबको बताया है, बाहर जो चीज़ निकलेगी वो होगा एक्सेस ऑफ, किसका एक्सेस, इलेक्ट्रोलाइट। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर निकल जाएगा। सही है, पक्का ना। तो लास्ट में वेसल में क्या बचेगा, प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। बहुत आसान सा डायलिसिस है। आपने क्या किया, एक बैग लिया है मेम्ब्रेन का, उस बैग के अंदर आपने कोलाइडल सॉल्यूशन फिल कर दिया। उस बैग के अंदर से छोटे पार्टिकल जो आपके इलेक्ट्रोलाइट के हैं, जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैं, वो बाहर निकल जाएगा, पानी में चले जाएगा। आप पानी को बाहर निकाल दो, थ्रो कर दो, बाहर फेंक दो, दोबारा से नया पानी भरो, दोबारा से बैग को डुबाओ, काम चल जाएगा। जैसे टी बैग होता है, सिमिलर सा टी बैग का ही जैसा है। टी होती है, उसके अंदर चाय पत्तियाँ होती है, आप उसको पानी में डिप करते हो तो फ्लेवर बाहर आ जाता है। और जो चाय पत्ती हैं, जो टी के लीव्स हैं, वो बहुत साइज़ में बड़े हैं तो पोर के बाहर नहीं आ सकते, साइज़ पार्टिकल थैले के बाहर नहीं आ सकता, तो सिर्फ फ्लेवर ही बाहर आता है, छोटा पार्टिकल होता है। सेम यहाँ है, डायलिसिस मेम्ब्रेन के सिर्फ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाहर आता है, बाकी चीज़ बाहर नहीं आता। अगर आप देखोगे तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें चार्ज होगा, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी चार्ज हो। इससे पहले मैं जो बता रहा था उसमें नेगेटिव चार्ज था, बट चार्ज होगा। और चार्ज की स्पीड बढ़ाने के लिए और तेजी से डायलिसिस हो, चार्ज की स्पीड बढ़ाने के लिए आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं। दो रॉड्स या दो आपके प्लेट लगा दो, एक में पॉजिटिव चार्ज और एक में नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो चार्ज पार्टिकल बहुत तेजी से माइग्रेट करते हैं, बहुत तेजी से मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, इलेक्ट्रोडायलिसिस का स्पीड बढ़ जाएगा। ये आपका नॉर्मल सा प्रिंसिपल है। डायलिसिस क्या है समझ में आ गया होगा। बैग लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन अंदर फिल कर देते हैं, आपका साइडों से जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन से छोटे पार्टिकल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाता है, और जबकि अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन बचता है। आप इससे पूरा इलेक्ट्रोलाइट को भी रिमूव कर सकते हैं। लगे रहो, बहुत लंबे टाइम में धीरे धीरे सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये आपका डायलिसिस है। डायलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट मूव करता है, इलेक्ट्रोलाइट चार्ज होता है, तो अगर आप चाहें तो चार्ज का स्पीड
माइग्रेशन डायलिसिस का स्पीड बढ़ाने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से अगर आप डायलिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। समझ में आ गया? तो प्यूरिफिकेशन का ये मेथड है। आगे बात समझ में? ये आपका ऐसा ही है, और ऐसा ही सेम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी है। फिल्टर करोगे तो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बचेगा, कोलाइडल पार्टिकल बचेगा, पानी लिक्विड तो निकल जाएगा बट उसको नए मीडियम में घोल लेंगे, काम चल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायलिसिस कैसे एक्ट करता है। मैंने आपको बता दिया कि उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल सिंपल सा है कि ये छोटे पार्टिकल और बड़े पार्टिकल साइज में डिफरेंस है। छोटे पार्टिकल मेम्ब्रेन के थ्रू निकल जाते हैं, आर पार निकल जाते हैं। बड़े कोलाइडल पार्टिकल उस मेम्ब्रेन के पार नहीं निकल पाते हैं तो वहीं रुक जाते हैं। उस रुके हुए मेम्ब्रेन का फिर हम दोबारा से, अगर आपको लगता है कि मीडियम कम हो गया तो एक्स्ट्रा मीडियम ऐड करके दोबारा से घोल लेंगे। आपको लगा कि पानी कम हो गया तो थोड़ा पानी और डालेंगे, घोल लेंगे, क्या दिक्कत है? समझ में आ गया? ये आपका प्यूरिफिकेशन है, कैसे करते हैं और क्यों करना जरूरी है। समझ में आ गया? चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे।